आज के समय में जब भी साइंस या टेक्नोलॉजी की बात आती है तो उसमें चाइना, जापान, यूएसए या फिर साउथ कोरिया का नाम आता है। यहाँ तक कि जापान में तो रोबोट्स वेटर का कार्य कर रही है और इसके बाद भी यूएसए में ड्राइवरलेस गाड़ी चल रही है। चाइना तो जैसे कि अपना मार्केटिंग दुनिया में धीरे धीरे अर्थव्यवस्था में मार्केटिंग हब बनता जा रहा है। सबसे सस्ते लेबर और यहाँ तक कि सुई से लेकर के बड़े बड़े मोबाइल फ़ोन, इनमें तो चाइना एक्सपर्ट हो चुका है। लेकिन इसमें भारत का नाम क्यों नहीं आता है? आखिर टेक्नोलॉजी में धीरे धीरे भारत पिछड़ता क्यों जा रहा है? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। हमने आज़ादी के तुरंत बाद हमने सीवी रमन, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा और इसके साथ ही हमने मैथ के रूप में रामानुजन जैसे बड़े बड़े साइंटिस्ट दिए। लेकिन आज जब उनके पास स्थितियां अनुकूल भी नहीं थी तब ऐसे साइंटिस्ट हम दे रहे थे। लेकिन आज जब स्थितियां हमारे अनुकूल है, अच्छे लैब है, अच्छी फैसिलिटीज़ है, अच्छी जॉब प्रोडक्शन कर सकते हैं, फिर भी इसके बाद हम क्यों नहीं दे पा रहे? हम धीरे धीरे पिछड़ते ही क्यों जा रहे हैं? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। भारत के युवाओं में जो टैलेंट है वो शायद दुनिया के किसी देश में नहीं। भारत के युवा टैलेंट के मामले में सबसे ऊपर है। साथ ही आपको बता दें कि भारत के युवा टेक्नोलॉजी में पिछड़ते इसलिए जा रहे हैं कि ये हमेशा क्या है कि पढ़ते तो इंडिया में, लिखते भी इंडिया, बचपन से लेकर के 12th होने तक यहीं पर ही पढ़ते लिखते हैं। लेकिन जब हायर स्टडी की बात आती है तो इन्हें विदेश जाना पड़ता है और हायर स्टडी के लिए विदेश जाते हैं। जैसे कि पिछले आंकड़े ये बताते हैं कि हर 100 में से 5 भारतीय ही वापस इंडिया आ पाते थे, बाकी सभी वहीं पर सेटल हो जाते थे। दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि हमारे देश में क्या होता है कि कोई भी यदि कोई आविष्कार करता है तो उसे बेकार करार कर दिया जाता है। वही विदेशों में इन आविष्कारों की कदर की जाती है, उनको एक कंपनियां अच्छा सा पैकेज दे करके अपने पास रख लेती है। जबकि भारत में क्या होता है कि विदेशों में क्या होता है कि बच्चों को बचपन से ही आविष्कारों के बारे में सिखाया जाता है और उनकी जो मेन स्टडी है वो पूरी होने के बाद इन्हें लगभग इन्हीं कामों में लगाया जाता है। जबकि भारत में क्या होता है कि जैसे 12th हुई उसके बाद यूजीसी नेट हुई, नीट हुई, या फिर आप मान लीजिए क्या और कंपटीशन एग्जाम की तैयारी में लगा दिए जाते हैं और उन्हें किताबी कीड़ा बनाया जाता है उनसे। यूनेस्को की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2018 में 7.5% भारतीय विदेशों में पढ़ने के लिए या फिर कमाने के लिए गए थे। वहीं साल 2019 में ये आंकड़ा 45% बढ़ गया। मतलब कि साल 2019 में 11 लाख से ज्यादा छात्र या पढ़ने और कमाने के लिए विदेश गए थे। एक एशियन इकोनॉमी ऑफ इंटीग्रेट की रिपोर्ट के मुताबिक भारत साल 2019 में विदेशों में जाकर के कमाने में टॉप पर था। इसमें भारत की टेक्नोलॉजी और साइंस में पीछे रहने का सबसे बड़ा कारण हमारी गवर्नमेंट भी है। आज हमारी गवर्नमेंट साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए अपने बजट का 0.7% ही खर्च करती है। वही विदेशों में जैसे चाइना की माने तो चाइना साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए अपने बजट का 5 या इससे ज़्यादा भी खर्च करती है। और हमारी सरकार क्या करती है कि फालतू की योजनाएं लेकर आके आती है जिनका शायद जो सामान्य व्यक्ति है उसको उसका लाभ भी नहीं मिल पाता है, क्योंकि वहाँ की जो सरकार है साइंस और टेक्नोलॉजी की अहमियत समझती है। जबकि हमारी सरकार तो आप जानते ही हो क्या करती है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि उन्होंने जो अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारा है वो साइंस और टेक्नोलॉजी के दम पर सुधारा है। जबकि हमारी सरकार सेना में इन्वेस्ट करती जा रही है। आज ये फाइटर जेट खरीद लिया, फलानी खरीद लिया, आज ये खरीद लिया, और हमारे देश के लोग ऐसे ही खुश होते रहते हैं। उनको कुछ पता नहीं होता क्या चल रहा है देश में, क्या मतलब, बस देश को सेना का नाम ऊपर होता रहना चाहिए। साल 2002 से 2005 के आंकड़े देखें तो भारत में लगभग 10,000 रिसर्च पेपर्स पब्लिश हुए। वहीं चाइना में ये लगभग 50,000 पेपर्स साल 2002 से 2005 के फाइनेंशियल ईयर में पब्लिश किए गए। तो आप इन आंकड़ों में हुई कमी के अंतर से पता लगा सकते हो कि उन्होंने तरक्की आखिर किस बेस पर और कितने टाइम में इतनी ज़्यादा कैसे की। और साथ ही आपको बता दें कि भारत में साइंस और टेक्नोलॉजी में आखिर साइंटिस्ट है इनकी कोई अहमियत नहीं है। भारत में एक सरकारी पियोन, यहाँ तक कि एक सरकारी सफाई कर्मचारी से भी सैलरी एक साइंटिस्ट की बहुत ही कम होती है। उन सरकारी पियोन और सरकारी कर्मचारियों की शायद सैलरी ज़्यादा होती होगी लेकिन इनकी नहीं। दूसरा, अगर किसी प्राइवेट कंपनी ने साइंटिस्ट को काम पर भी रख लिया और यदि उसने हफ्ते भर की रिपोर्ट नहीं दी तो उसे कंपनी बाय बाय टाटा बोल देती है। टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए भारी इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। जैसे कि भारत में बड़े बड़े उद्योगपति जैसे टाटा हो गया, बिरला हो गया या फिर अंबानी हो गया, ये इन जो टेक्नोलॉजी और साइंस में क्या है कि दिलचस्पी नहीं रखते। इस कारण भी भारत पीछे हटता जा रहा है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि जो भारत में इस वक्त 5G लाया जा रहा है। भारत के कई एरियो में तो नेटवर्क ही नहीं है।
भारत अभी तक 4G का ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, भारत 5G ला रहा है, चलो ला भी रहा है, लेकिन भारत के लिए ये कोई नई चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत से देशों ने इसको यूज़ करके छोड़ भी दिया। कई देशों में तो 7G 8G तक चल रही है। विदेशों में स्कूल लेवल पर बहुत सारे के आविष्कारों के बारे में बताया जाता है, लेकिन हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं। हमारे देश का सीधा सा फंडा है, सरकारी नौकरी सरकारी नौकरी। अगर आपके पास सरकारी नौकरी है तो कुछ है, वरना आप कुछ नहीं। ये हमारे देश का सीधा सा फंडा है। अगर किसी व्यक्ति में टैलेंट है तो वो क्या करता है, यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करता है, और जब ये क्रैक भी कर लेता है, यूपीएससी एग्जाम सरकारी अधिकारी बन जाता है, तो अपनी पावर्स का गलत यूज और दूसरों को उस पावर्स में जकड़ने, दूसरे को उस अपनी पावर के नीचे दबाने के लिए करते हैं, ना कि एक सामान्य व्यक्ति के विकास के लिए पावर का यूज किया जाता है। यहाँ पे दूसरे लोगों को दबाया जाता है, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया जाता है। अगर जैसे कि कोई टैलेंटेड आदमी यूपीएससी के थ्रू आईपीएस आईएएस जैसे अधिकारी बनते हैं और लोगों को दबाते रहते हैं, और टैलेंट के तो यहाँ पर कोई बात ही नहीं होती। हमारे स्कूलों में क्या है कि टैलेंट के बारे में पूछा तक नहीं जाता है। अगर टैलेंट के बारे में कोई बोलता भी है तो उसका मजाक बना करके उसको बेइज्जत किया जाता है। इस तरह से हमारा देश बहुत से कारणों से टेक्नोलॉजी में पीछे हटता जा रहा है, और ये आंकड़े धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहे हैं। साथ ही टेक्नोलॉजी में आगे होने के लिए क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी की भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का ऐसा कोई काम नहीं है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं हो। आज भारत में इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या किया जा रहा है, सोलर प्लांट लगाए जा रहे, सोलर प्लांट लगाए जा रहे। अरे भाई, लिथियम खत्म हो गया तब क्या करोगे, फिर क्या बाबा जी का झंड हो जाओगे। तो कुछ देश क्या करते हैं कि परमाणु संयंत्र लगाए जा रहे हैं, परमाणु एटॉमिक एनर्जी का यूज करते जा रहे हैं। हमारे देश में आज़ादी के बाद आज तक लगभग 7 एनर्जी पावर प्लांट ही लग चुके हैं। इसका दूसरा सबसे बड़ा कारण ये भी माना जा सकता है कि हमारे देश में जो है यूरेनियम की कमी है, क्योंकि बाहर से यूरेनियम परचेज करते हैं तो ये महंगा पड़ता है। इस कारण भी हमारा देश न्यूक्लियर एनर्जी का उपयोग नहीं कर पा रहा है। दूसरा है कि जो देश कभी हमारे देश से बाद में आज़ाद हुआ था, जैसे ताइवान जैसा देश, वो आज सेमीकंडक्टर हब बन चुका है, लेकिन हमारे देश में आज तक कोई सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री तक नहीं लग रही। दूसरा, अगर फैक्ट्री लग भी जाती है तो क्या करता है कि हमारे देश एक राजनीतिक देश है, इसमें अपोजिशन वाले उसकी कमियां निकाल के उस प्रोजेक्ट आता भी है, और कोई नेता करना भी चाहता है तो उसको मना किया जाता है, उसको फोर्स किया जाता है कि ये शायद जनता के हित में नहीं होगा। उसके बहुत सारे दुरुपयोग और हानियां गिनाए जाएंगे, लेकिन इसके क्या फायदे हैं और इससे लोगों को क्या फायदा होगा, रोजगार मिलेगा और हमारी जो साइंस और टेक्नोलॉजी है उसमें प्रगति होगी, इसके बारे में बात तक नहीं की जाती, ना ही लोगों को इसके बारे में बताया।